नमस्ते। मैं राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय की प्रवक्ता अंजू जांगिड़ आज आपके सामने बीएड सेकेंड ईयर व शिक्षा शास्त्री सेकेंड ईयर का टॉपिक संस्कृति के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगी। उससे पहले वाले वीडियो में मैंने संस्कृति पार्ट फर्स्ट आपको पढ़ाया था कि संस्कृति क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो आइए बच्चों, आज हम देखते हैं कि संस्कृति की और विशेषताएं कौन कौन सी है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं। संस्कृति की विशेषताएं, जैसे कि पहले वाले वीडियो में मैंने आपको संस्कृति पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको 8-9 विशेषताएं बताई थी, और इस वाले पार्ट में जो उसकी बची हुई विशेषताएं थी उनका मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है। जैसा कि उपयुक्त जो बिंदु है हमारा, उससे मैंने स्पष्ट कर दिया है कि संस्कृति अनेक इकाइयों का सुव्यवस्थित ढंग से संगठित रूप है। प्रत्येक इकाई का अपना एक अलग कार्य है और इन कार्यों के माध्यम से ही समाज के अंतर्गत व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जो संस्कृति समाज में व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आवश्यकताओं में असफल रहती है, उस संस्कृति में निरंतरता बनाए रहने की संभावना कम रहती है। तो संस्कृति के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन की प्रत्येक गतिविधि, जैसा कि उनका भोजन होता है, उनके कपड़े होते हैं, आवास होता है, सामाजिक आदर्शों के अनुरूप व्यवहार को सिखाती है। अतः हम कह सकते हैं कि संस्कृति के माध्यम से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है। तो विद्यार्थियों, हम लोगों ने देखा कि संस्कृति के माध्यम से समाज के अंतर्गत व्यक्ति की जो भी सामाजिक होती है, उनके जो मानसिक, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अगर कोई भी संस्कृति इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती है तो वह असफल हो जाती है। तो संस्कृति के माध्यम से ही मनुष्य अपने जीवन की प्रत्येक गतिविधि, जैसे उनको कोई भी भोजन होता है, उनके कपड़े होते हैं, उनके सामाजिक आदर्श होते हैं, उनके अनुरूप व्यवहार करने को सिखाती है। तो संस्कृति क्या करती है? मानव आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है। संस्कृति में व्यवस्थापन या अनुकूलन करने का गुण होता है। बिल्कुल गुण होता है। जैसा कि हमें ज्ञात हो चुका है कि मानव आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति के माध्यम से ही होती है। अतः संस्कृति स्वयं को मानव आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं में परिवर्तन करके व्यवस्थित करती रहती है। इसके लिए संस्कृति को तत्कालीन भौगोलिक एवं सामाजिक दशाओं के अनुरूप स्वयं को भी व्यवस्थित करना पड़ता है। तो संस्कृति को क्या करना पड़ता है? मानव की आवश्यकताओं को तो पूर्ति करनी ही पड़ती है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें भौगोलिक और सामाजिक दशाओं के अनुरूप स्वयं को व्यवस्थित भी करना पड़ता है। जैसे एक राइटर थे श्री पीडी गटन के अनुसार, संस्कृति को उन भौतिक तथा बौद्धिक साधनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनके द्वारा मानव अपनी जैविकीय एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा अपने वातावरण के अनुकूलन करता है। संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। बच्चों, आदर्श संस्कृति के अंतर्गत समाज के आदर्श नियम एवं आदर्श प्रतिमान आते हैं। किसके अंतर्गत? आदर्श संस्कृति के अंतर्गत समाज में आदर्श नियम और आदर्श प्रतिमान आते हैं, और इन सामाजिक आदर्शों का अनुसरण समाज के सदस्यों को करना होता है। समाज के सदस्य द्वारा इन आदर्शों के अनुकूलन आचरण किया जाता है तो उसकी प्रशंसा की जाती है, एवं सामाजिक आदर्शों के प्रतिकूल आचरण करने वाले व्यक्ति की निंदा होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। अगर हम संस्कृति के अनुकूलन आचरण करेंगे तो हमारी क्या होगी? वहाँ पे प्रशंसा होगी। लेकिन यदि हमने सामाजिक आदर्शों के प्रतिकूलन आचरण करने वाले व्यक्ति की निंदा होती है तो हमें हमेशा संस्कृति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए।
जिससे कि व्यक्ति की निंदा नहीं होगी और संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। संस्कृति सार्वभौमिक, सामाजिक और विशिष्ट होती है। तो बच्चों देखते हैं कि हर समाज की अपनी अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं। समाज चाहे कोई छोटा हो या फिर कोई बड़ा हो, उसकी अपनी एक संस्कृति होती है ना। चाहे समाज में कोई छोटा, अगर समाज छोटा भी होगा तो भी उसकी एक छोटी सी संस्कृति होगी, अगर समाज बड़ा होगा तो उसकी भी वहाँ पे एक संस्कृति होगी। तो बिना संस्कृति के समाज की कल्पना मात्र कोरी कल्पना ही है। अगर संस्कृति नहीं होगी तो समाज चलेगा कैसे। तो समाज आधुनिक हो अथवा प्राचीन, उन्नत हो अथवा बिछड़ा हुआ, छोटा हो या फिर बड़ा, अपनी एक संस्कृति अवश्य होगी। तो संस्कृति के अंतर्गत संपूर्ण समाज आता है, न कि व्यक्ति विशेष। तो संस्कृति का निर्माण किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसका निर्माण तो समाज के अंतर्गत होने वाली अंतःक्रियाओं से ही संभव है। अर्थात संस्कृति किसी एक व्यक्ति पर निर्भर न होकर पूरे समाज पर निर्भर होती है। संस्कृति किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती है, वह पूरे समाज पर निर्भर होती है। प्रत्येक समाज की अपनी एक अलग विशिष्टता होती है जो उस समाज की संस्कृति में साफ परिलक्षित होता है। तो इस विशिष्टता का प्रमुख कारण उस समाज की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियाँ होती है। तो संस्कृति के अंतर्गत बच्चों देखा कि समाज चाहे छोटा हो या बड़ा हो या कोई पिछड़ा हुआ हो, चाहे उन्नत हो, चाहे वो आधुनिक हो या प्राचीन हो, लेकिन एक संस्कृति को लेकर तो वो चलता ही है। और संस्कृति कोई व्यक्ति विशेष पर लागू नहीं होती है, संस्कृति तो पूरे समाज पर लागू होती है। ग्रहण करना। तो बच्चों हम देखते हैं ना कि संस्कृति को हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। संस्कृति ग्रहण की जाती है। मानव की शारीरिक संरचना इस प्रकार की होती है कि वह अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित संस्कृति के साथ दूसरी संस्कृति को भी ग्रहण कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि संस्कृति स्वग्राही होती है। तो बच्चों देखा ना कि जब कोई पिछली पीढ़ी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, पिछली पीढ़ी की संस्कृति को तो लेके चलते हैं, लेकिन अगर कोई नई संस्कृति आती है तो हम उसे भी ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। एनीफोर अगर हम एग्जाम्पल की एक बात करते हैं तो एग्जाम्पल अगर नॉर्मल लिया जाए तो आप लोग देखते होंगे ना कि पहले वाली जो ट्रेडिशनल जो औरतें होती थी तो वो क्या करती थी, सब चीज़ें करनी पड़ती थी, साड़ी, घूंघट वगैरह सब चीज़ें वो करती थी। लेकिन अगर आज की संस्कृति की हम लोग बात करते हैं तो बिल्कुल ट्रेडिशनल चीज़ें मानी जाती हैं, लेकिन इतनी भी नहीं, क्योंकि इंसान दूसरी संस्कृति को भी ग्रहण करता है और वो पहली वाली संस्कृति को भी छोड़ना नहीं चाहता और दूसरी संस्कृति को भी ग्रहण करना चाहता है। तो पहली वाली संस्कृति होती है, उसके कुछ गुण हमारी आने वाली पीढ़ियों में भी आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं संस्कृति के प्रकार की। संस्कृति के प्रकार में जो सबसे पहला प्रकार है वो है भौतिक संस्कृति, और दूसरा जो आता है वो आता है अभौतिक संस्कृति। तो बच्चों हम पहले बात करते हैं भौतिक संस्कृति क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो भौतिक संस्कृति के अंतर्गत कृषि तथ्य, उद्योग के तथ्य, सामाजिक तथ्य जैसे सामाजिक संगठन, भाषा, धर्म, कला इत्यादि मानसिक तथ्य परिगणित किए जा सकते हैं। तो भौतिक संस्कृति के अंतर्गत वे चीज़ें आती हैं जो कि हमारे उद्योगों से रिलेटिव होती है, हमारे कृषि से रिलेटिव होती है, हमारे सामाजिक तथ्यों से रिलेटिव होती है। और साथ ही भौतिक वस्तुएं जैसे कि मनुष्य के विविध उपकरण, हथियार, औजार, बर्तन, आवागमन के साधन, ये सब क्या है, हमारे भौतिक संस्कृति है, जिसके एग्जाम्पल मनुष्य के विविध उपकरण हैं, हथियार है, बर्तन हैं, आवागमन के साधन हैं। अब हम बात करते हैं अभौतिक संस्कृति की। तो अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत अमूर्त वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जो कि परंपराओं के हिसाब से हमारे साथ चलती जाती हैं। तो अमूर्त वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारी जो विधियाँ हैं, जो हमारी कलाएं हैं, ज्ञान हैं, रूढ़ियाँ हैं, धर्म है, ये सब क्या है, हमारी अभौतिक संस्कृति।
तो बच्चों, आपने देखा कि भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति क्या होता है। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत जिसमें कृषि तथ्य हैं, हमारे उद्योग के तथ्य हैं, हमारे सामाजिक तथ्य हैं, जिसके अंतर्गत हमारे मनुष्य के विविध उपकरण, हथियार, बर्तन, आवागमन के साधन आदि आते हैं, उसको हम बोलते हैं भौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति वो होती है जिसमें अमूर्त वस्तुएं सम्मिलित होती है, जैसे समाज में विभिन्न रीति रिवाज, विधियाँ, रूढ़ियाँ, कलाएं, ज्ञान, धर्म इत्यादि, ये हमारी अभौतिक संस्कृति होती है। अब आगे हम बात करते हैं, एक राइटर है सोरोकिन, पित्रिम सोरोकिन के अनुसार संस्कृति के प्रकार, इन्होंने अपने हिसाब से संस्कृति के प्रकार बताए थे, और उसमें जो पहला है हमारा वो आता है चेतनात्मक संस्कृति, दूसरा आता है भावनात्मक संस्कृति, और तीसरा आता है आदर्शात्मक संस्कृति। तो बच्चों, पहले बात करते हैं चेतनात्मक संस्कृति क्या होता है। चेतनात्मक संस्कृति के अंतर्गत वे वस्तुएं आती है जिनका चेतना या इंद्रियों द्वारा बोध हो सकता है, जिनका चेतना या इंद्रियों द्वारा बोध हो सकता है, और वे हमारी इंद्रियजन्य आवश्यकताओं या इच्छाओं की पूर्ति करती है। तो इस प्रकार की संस्कृति में मनुष्य भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। इसमें विज्ञान की प्रगति होती है और धर्म का महत्व घटता है। तो चेतनात्मक संस्कृति वह होती है जिसमें चेतना और इंद्रियों का बोध हो सकता है, जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती है, और इसमें विज्ञान की क्या होती है, प्रगति होती है, और धर्म का महत्व क्या होता है, घटता है। दूसरा आता है भावनात्मक संस्कृति, और यह चेतनात्मक संस्कृति के ठीक विपरीत होती है। इसका संबंध इंद्रियों से नहीं होकर उसके विचारों से, उसकी भावनाओं से, या आत्मा या ईश्वर से है। इसमें मनुष्य का ध्यान भौतिक, मूर्त और स्थूल चीज़ों से हटकर शाश्वत सत्य और ईश्वर की ओर उन्मुक्त होता है। संपूर्ण समाज एक धार्मिक नैतिकता से बंधा हुआ है, और इस समाज में धर्म, नैतिकता और दर्शन की प्रगति होती है। तो यह चेतनात्मक संस्कृति का बिल्कुल अपोजिट है, और इसके अंतर्गत हमने देखा कि इंद्रियों से नहीं होकर बल्कि उसके विचारों से, उसकी भावनाओं से, आत्मा से या ईश्वर से हैं। फिर आता है आदर्शात्मक संस्कृति। आदर्शात्मक संस्कृति जिसके अंतर्गत चेतनात्मक और भावनात्मक संस्कृति के बीच की अवस्था है, अर्थात इसमें चेतनात्मक और भावनात्मक दोनों ही प्रकारों के संस्कृतियों के तत्व पाए जाते हैं। तो बच्चों, हमने 3 संस्कृतियाँ देखी, और तीनों संस्कृतियों में जो पहले चेतनात्मक था उसमें ये बताया था कि चेतना और इंद्रियों द्वारा उसका बोध हो सकता है। भावनात्मक में मैंने आपको बताया इंद्रियों से नहीं होकर बल्कि उसके विचारों, उसकी भावनाओं, आत्मा या ईश्वर से होता है। और आदर्शात्मक संस्कृति जिसमें दोनों ही संस्कृतियों का मिला जुला रूप पाया जाता है, तो वो कहलाती है आदर्शात्मक संस्कृति। आगे हम बात करते हैं संस्कृति का महत्व। तो बच्चों, संस्कृति का महत्व तो आप आराम से बता सकते हैं कि संस्कृति में, जैसे हमने पूरा संस्कृति आज पढ़ लिया है, तो संस्कृति का महत्व, तो संस्कृति मनुष्य की सर्वोत्कृष्टता की परिचायक है। संस्कृति जीवन शैली और समाज के स्वरूप की द्योतक है। संस्कृति के भौतिक अथवा अभौतिक दोनों ही तत्वों के द्वारा मनुष्य की जीवन व्यवस्था और संस्कार आते हैं। जैसे मैंने आपको भी भौतिक और अभौतिक दोनों ही तत्वों के बारे में बताया था कि भौतिक तत्व कौन से होते हैं और अभौतिक संस्कृति कौन सी होती है। तो मनुष्य की जीवन व्यवस्था और इसमें संस्कार आते हैं अहिंसा, हमारा सत्य, दया, उपकार, कर्म की भावना, कर्तव्यनिष्ठता, ईमानदारी, सहनशीलता, सदाचार, जीवन, उच्च विचार हमें हमारी संस्कृति से ही विरासत स्वरूप प्राप्त तत्व हैं। अतः संस्कृति अधिक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ये चीज़ें हमें विरासत में ही संस्कृति के साथ मिल चुकी थी। अहिंसा, सत्य बोलना, दया करना, उपकार करना, ये सब हमें क्या है, हमें विरासत में मिली हुई चीज़ें हैं जिनका हम
वो नहीं कर सकते कि नहीं ये हमें संस्कृति में नहीं मिली हुई, ये आपको लोगों को संस्कृति में मिली हुई है। आज अगर हम लोग ईमानदार है तो ये भी हमारी संस्कृति में हमको मिला हुआ है, तो उन्हीं संस्कृति को लेके हम लोग चल रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें सिर्फ संस्कृति से ही विरासत स्वरूप प्राप्त हुई है। संस्कृति यदि नहीं होती तो हम अपने सांस्कृतिक गौरव की गाथाओं और साक्ष्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। बिल्कुल करेक्ट चीज़ है ये वाली कि अगर संस्कृति नहीं होती ना तो आज हम गौरव की गाथाओं और साक्ष्यों के बीच में ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। संस्कृति यदि नहीं होती तो शिक्षा भी नीरस हो जाती। बिल्कुल, अगर संस्कृति नहीं होती तो शिक्षा में हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं आज, तो क्या ये चीज़ें हम पढ़ पाते हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ पाते। तो बच्चों, मैंने आज आपको लिंग, संस्कृति और संस्था का सेकंड पार्ट पढ़ाया है। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको संस्था के बारे में बताऊंगी कि संस्था क्या होता है, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को संस्कृति का पार्ट फर्स्ट और संस्कृति पार्ट सेकंड अच्छे से समझ में आया होगा।